जरा सोचो, अचानक एक दिन एक घर में ब्लास्ट होता है और घर में आग लग जाती है। आग सिर्फ फर्नीचर तक नहीं रुकती है, आग जो है वो घर के मेन इलेक्ट्रिक वायर तक पहुंच जाती है। मेन इलेक्ट्रिक वायर सोसाइटी के मेन इलेक्ट्रिक वायर से जुड़ा होता है। सोसाइटी का जो मेन इलेक्ट्रिक वायर है उससे अब जितने भी घर जुड़े होते हैं उन सब घरों में वायर के थ्रू आग लग जाती है। ऐसे करते करते पूरे सोसाइटी के घरों में आग लग जाती है और पूरी सोसाइटी जलने लगती है और धीरे धीरे पूरा शहर। ऐसा ही कुछ हुआ था आज से 8 साल पहले, साल 2017 में। अंतर सिर्फ इतना था कि घर की जगह पे थे कंप्यूटर्स और आग की जगह था एक तेजी से फैलने वाला आज तक का दुनिया का सबसे खतरनाक रैंसमवेयर। इसने 150 से भी ज्यादा कंट्रीज को अपना शिकार बनाया था और वर्ल्ड वाइड 2,30,000 कंप्यूटर्स लॉक हो गए। नॉर्मल आदमी से लेकर बड़े बड़े जायंट्स लाइक निसान, हिताची, फेडेक्स, रेनॉल्ट, चाइना की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी, इंडिया की पुलिस सर्विसेज, रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स और यूके गवर्नमेंट की नेशनल हेल्थ सर्विस, जिसे कि 19,000 पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि ये सारे इस रैंसमवेयर के चपेट में आ गए। इसे ना कोई एंटीवायरस रोक पा रहा था, ना ही कोई एक्सपर्ट इसे समझ पा रहा था कि आखिर ये क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। और ये आग की तरह फैलने वाला रैंसमवेयर शायद उस दिन आधे इंटरनेट को अपने बस में कर लेता अगर 22 साल के एक लड़के ने इसे रोका नहीं होता। 22 साल का वो लड़का पूरी दुनिया के सामने एक हीरो के रूप में सामने आता है। एक ऐसा हीरो जिसे इंटरनेट को बचाने के लिए एज अ रिवॉर्ड मिलता है 10 साल की सजा और उसे जेल जाना पड़ता है। लेकिन आखिर क्यों? आखिर कौन था इस रैंसमवेयर के पीछे? किसने बनाया था इसे? ये कैसे काम करता था और कोई क्यों इसे रोक नहीं पा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, इसे बनाने के पीछे बनाने वाला का मकसद क्या था? इस रैंसमवेयर ने $4.3 बिलियन का नुकसान पहुंचाया था वर्ल्ड वाइड कलेक्टिवली और इस रैंसमवेयर का नाम था वानाक्राई रैंसमवेयर। और ये सब कुछ हुआ था यूएसए गवर्नमेंट की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की वजह से। 12 मई 2017 को अचानक सुबह अलग अलग जगहों पर पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स और बड़ी बड़ी कंपनीज, इसके अलावा नॉर्मल लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन लॉक हो जाते हैं। 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में 2 लाख कंप्यूटर स्क्रीन लॉक हो जाते हैं और उन सभी के ऊपर सिर्फ एक मैसेज फ्लैश हो रहा होता है। उस मैसेज में लिखा रहता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसके जितने भी डाटा है वो इनक्रिप्ट हो गए हैं और अगर आप उन फाइल्स को डिक्रिप्ट करना चाहते हो तो ये सिर्फ एक स्पेशल तरीके की की से किया जा सकता है। यानी आपके सारे डाटा लॉक हो गए हैं और उसे अनलॉक करने के लिए आपको एक स्पेशल तरीके का डिक्रिप्शन की चाहिए होगा। और अगर आपको वो डिक्रिप्शन की चाहिए तो आपको $300 के बिटकॉइन एक बिटकॉइन एड्रेस पर भेजने होंगे और पैसे देने के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। हर चांस के बाद अमाउंट जो है वो डबल होता जाएगा। 3 चांस के बाद आपका डाटा हमेशा हमेशा के लिए इरेज हो जाएगा और आप उसे कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। सुबह 7:44 पर साउथ ईस्ट एशिया में स्पेन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी सबसे पहले इस रैंसमवेयर का शिकार बनी। 3 घंटे के अंदर अंदर 11 से भी ज्यादा कंट्रीज और दोपहर होते होते 150 से भी ज्यादा कंट्रीज इसके चपेट में थे। कोई भी इसे रोक नहीं पा रहा था क्योंकि ये कंप्यूटर वर्म था। वर्म्स को आपने देखा होगा कि जैसे ही उन्हें एक सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है वो खुद को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, यानी बढ़ाते जाते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता था। जैसे ही इसे एक वल्नरेबल कंप्यूटर मिलता था ये उस कंप्यूटर में अपने आप चला जाता था। इसे किसी की भी कोई जरूरत नहीं थी, ना ही किसी को कोई लिंक क्लिक करने की जरूरत थी, ना ही किसी को कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड करना था। ये अपने आप किसी भी वल्नरेबल कंप्यूटर में पहुंच जाता था। ये बहुत तेजी से खुद को मल्टीप्लाई करता जा रहा था और ओवर द इंटरनेट खुद को स्प्रेड करता जा रहा था। बड़े से बड़े हैकर्स, साइबर एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स भी इसे रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि किसी को भी इस रैंसमवेयर के वर्किंग के बारे में पता ही नहीं। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की एक ऐसी वल्नरेबिलिटी का यूज करता था जिसके बारे में खुद माइक्रोसॉफ्ट को भी पता नहीं था। सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी एनएसए को इसके बारे में पता था। ये सब कुछ होता भले ही 2017 में है बट इन सब की शुरुआत होती है 5 साल पहले, साल 2012 में, जब एनएसए के हाथ लगती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की सारी वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट जिसे कि शायद इक्वेशन ग्रुप सस्पेक्टेड टू हैव टाइज विद एनएसए ने चुराया था और एनएसए को दे दिया। उस लिस्ट को एनएसए किसी के भी साथ शेयर नहीं करती है, ना ही कोई साइबर एक्सपर्ट, ना ही कोई रिसर्चर, नॉट इवन विथ माइक्रोसॉफ्ट। ये सोचकर ये जितने भी वल्नरेबिलिटीज है इनका यूज कर वो लोग अलग अलग तरीके के मेलवेयर, पेलोड्स और वायरसेस बनाएंगे जो कि एज ए साइबर वेपन फ्यूचर में दुश्मनों के ऊपर यूज किया जा सकता है। और वो लोग कई सारे बनाते भी है अपने हाईटेक एडवांस टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, साइबर एक्सपर्ट्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का यूज कर। लेकिन उस समय उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था
कि इसी के चलते आगे जाकर दुनिया का सबसे खतरनाक रैंसमवेयर अटैक होने वाला था, क्योंकि उन्होंने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एक दिन उनके ऊपर एक साइबर अटैक होगा और उनकी पूरी डिस्क जिसमें कि वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट होगी और 50 से भी ज्यादा टूल्स होंगे जो कि उन्होंने बनाए थे एज ए साइबर वेपन, वो चोरी हो जाएंगे। अगस्त 2016 में शैडो ब्रोकर्स नाम का एक हैकिंग ग्रुप ट्विटर, रेडिट, टम्बलर और गिटहब पर एक पोस्ट अपलोड कर, उस पोस्ट में ये लिखा रहता है कि उनके हाथ एनएसए की एक ऐसी डिस्क लगी है जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट है और उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए 50 से भी ज्यादा टूल्स, और वो इसे डार्क वेब पर ऑक्शन करेंगे। और वो लोग ऑक्शन करते भी हैं बट कोई भी इसे खरीदता नहीं है, ये सोचकर कि ये सिर्फ एक स्कैम है और कुछ नहीं। डार्क वेब पे ऐसे स्कैम्स होते रहते हैं। तो फिर अक्टूबर 2016 में वो लोग 10-15 टूल्स को पब्लिक कर देते हैं इंटरनेट पर ऐसे ही, और फिर डिमांड करते हैं 1 मिलियन बिटकॉइन की पूरी डिस्क के लिए, जो कि काफी ज्यादा रिडिकुलस था और कोई नहीं खरीदता है फिर से। तो फिर लास्ट में फ्रस्ट्रेट होके या फिर जानबूझकर 14 अप्रैल 2017 को वो लोग वो सारी लिस्ट पब्लिक कर देते हैं, वो सारे टूल्स इंटरनेट पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, और कोई भी इसे फ्री में एक्सेस कर सकता था और पूरे साइबर वर्ल्ड में तबाही मच जाती है। इस रिलीज के बाद माइक्रोसॉफ्ट तुरंत उन वल्नरेबिलिटीज की पैच लाती है अपडेट्स के थ्रू, बट बहुत सारे लोग क्योंकि पायरेटेड विंडोज या फ्री विंडोज जो आप कह लो वो यूज करते हैं, बहुत सारे लोग पुराने विंडोज जैसे कि विंडोज एक्सपी, विंडोज 93 यूज कर रहे थे, तो उनके पास अपडेट्स जाता ही नहीं है। और बहुत सारे लोग जिनके पास अपडेट जाता है वो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, वो सिस्टम अपडेट नहीं करते। ये कॉमन आदत है हर लोगों की, और यही इग्नोरेंस उनकी सबसे बड़ी गलती बनती है और आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा रैंसमवेयर अटैक होता है, क्योंकि जो 25 से भी ज्यादा वल्नरेबिलिटीज और 50 से भी ज्यादा हैकिंग टूल्स थे, उन्हीं में से एक वल्नरेबिलिटी का और 2 हैकिंग टूल्स का यूज करके बनता है WannaCry रैंसमवेयर। WannaCry रैंसमवेयर भी एक नॉर्मल मेलवेयर की तरह ही था, बट ऐसे मेलवेयर जो कि पैसे यानी रैंसम अमाउंट डिमांड करे उन्हें हम रैंसमवेयर कहते हैं। WannaCry एनएसए की 2 टूल्स इटर्नल ब्लू एंड डबल पल्सर और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की एक वल्नरेबिलिटी का यूज करता था। वल्नरेबिलिटी जो थी वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के एसएमबी यानी सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल में थी, जो कि पोर्ट नंबर 445 पर काम करता था। यह प्रोटोकॉल हेल्प करता है एक कंप्यूटर को एक ही नेटवर्क में अवेलेबल सारे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में और डाटा शेयर करने में, और एक कॉमन प्रिंटर को शेयर करने में। ये आपस में डाटा पैकेट जो कि बाइनरी कोड्स का एक छोटा सा ग्रुप होता है उसको एक दूसरे से ट्रांसफर करके कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें वल्नरेबिलिटी ये थी कि अगर किसी भी सिस्टम का पोर्ट नंबर 445 खुला है तो हैकर्स उससे कनेक्ट हो सकते थे और मैलिशियस डाटा पैकेट सेंड कर सकते थे। और एसएमबी प्रोटोकॉल अपने कर्नल मेमोरी में उस डाटा पैकेट को स्टोर भी कर लेता था बिना स्कैन किए, और जो कर्नल मेमोरी होती है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर मेमोरी होती है। अगर उसमें आप कुछ भी स्टोर कर पा रहे हो, कुछ चेंज कर पा रहे हो, तो फिर आप उस पूरे सिस्टम में कुछ भी कर सकते हो। और इसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता था इटर्नल ब्लू। टू बी स्पेसिफिक, वो कर्नल ड्राइवर srv.sys को एक्सप्लॉइट करता था और इसका यूज करके वो RCE यानी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन को ट्रिगर करता था और सिस्टम में एक दूसरा कोड एग्जीक्यूट करा देता था, जो कि एक मेलवेयर होता था। और वो मेलवेयर था डबल पल्सर। डबल पल्सर फिर क्या करता था कि सिस्टम में एक बैकडोर बनाता था। बैकडोर यानी कि एक रिमोटली एक्सेसिबल, अनडिटेक्टेबल, सीक्रेट रास्ता जो कि हेल्प करता है किसी भी मेलवेयर को सिस्टम में एंट्री लेने में। तो WannaCry रैंसमवेयर सबसे पहले ग्लोबली सारे कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस का यूज करके उन्हें स्कैन करता था। कोई भी कर सकता है प्रॉपर नॉलेज और टूल्स के साथ, और जहां भी उसे पोर्ट नंबर 445 ओपन दिखता था वो उससे कनेक्ट हो जाता था। उसके बाद इटर्नल ब्लू का यूज करके वो मैलिशियस डाटा पैकेट्स भेजना शुरू करता था। वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डाटा पैकेट्स एसएमबी मेमोरी को भेजता था, जिससे कि एसएमबी मेमोरी बफर ओवरफ्लो मोड में चली जाती थी। और बफर ओवरफ्लो मोड में क्या होता है कि जब भी किसी मेमोरी में लिमिट से ज्यादा डाटा पैकेट्स आने लगते हैं तो वो एक नई मेमोरी क्रिएट करता है और उसमें जो एक्सेस डाटा पैकेट्स आए हैं उनको स्टोर कर देता है बिना स्कैन किए, चाहे वो मैलिशियस ही क्यों ना हो। तो जैसे ही एसएमबी मेमोरी बफर ओवरफ्लो मोड में जाती थी, एक नई मेमोरी क्रिएट हो जाती थी कर्नल सिस्टम में, और उसके बाद वहां पर जो मैलिशियस डाटा पैकेट्स थे वो उसमें स्टोर हो जाते थे। जैसे ही मैलिशियस डाटा पैकेट्स उसमें स्टोर होते थे, इटर्नल ब्लू को एक्सेस मिल जाता था RCE यानी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन को ट्रिगर करने का, और RCE का यूज करके वो एग्जीक्यूट कराता था डबल पल्सर जो कि एक मेलवेयर था उसके कोड्स। और RCE इसे एग्जीक्यूट करता भी था क्योंकि RCE का यही काम है, अब उसे जो भी कोड दोगे वो बिना स्कैन किए, बिना सोचे समझे उसको एग्जीक्यूट कर देगा, चाहे वो कोई सा भी कोड। और उसके बाद डबल पल्सर खुद को और WannaCry को दोनों को स्टील्थ मोड में लेकर चला जाता था, जिससे कि वो दोनों बैकग्राउंड में काम तो अपना करते रहते थे बट वो दोनों पूरी तरीके से हिडन हो जाते थे। उसके बाद WannaCry अपने कोड्स को एग्जीक्यूट करता था और WannaCry
दो कंपोनेंट से बना था। पहला कंपोनेंट था मेलवेयर, जिसका काम था सिस्टम में जितने भी फाइल्स है उन्हें इनक्रिप्ट करना और स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश करना। और दूसरा कंपोनेंट था वर्म, जिसका काम था बाकी जगह खुद को फैलाना। और वर्म करता क्या था कि जिस कंप्यूटर में वो घुसता था उस कंप्यूटर के नेटवर्क के बाकी सारे आईपीस को फिर वो स्कैन करता था, और जैसे ही उसको एक वल्नरेबल सिस्टम दिखता था, एक वल्नरेबल सिस्टम का आईपी एड्रेस मिलता था, वो वहां पर पोर्ट 445 को स्कैन करता था और फिर उसके अंदर घुस जाता था। और ये पूरा सिस्टम इसी तरीके से रिपीट हो जाता है, ये पूरा एक साइकिल बन जाता था। और ऐसे ही स्कैनिंग के थ्रू ही उसको कोई ना कोई एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर हाथ लग जाता था। गवर्नमेंट और यूके की एनएचएस को भी टारगेट बनाया था। वो सबसे पहले किसी एक कंप्यूटर में ग्लोबल आईपी एड्रेस स्कैनिंग के थ्रू घुसा, फिर वहां से वो नेटवर्क में गया, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होगा एक ही नेटवर्क से सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, तो फिर उस नेटवर्क से कनेक्टेड जितने डिवाइस थे उसमें जो वल्नरेबल थे वो उसमें घुस गया, और इसी तरीके से वो खुद को स्प्रेड करता जा रहा था। और उस दिन लगभग आधे इंटरनेट को वो अपना शिकार बना ही लेता अगर 22 साल के एक लड़के ने अपने $10 खर्च ना किए होते। 22 साल के इस लड़के का नाम था मार्कस हचिंस, एक ब्रिटिश साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो कि क्रिप्टोस नाम की एक कंपनी में काम किया करता था। जिस दिन ये रैंसमवेयर तबाही मचा रहा था, उस दिन यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस ने 19,000 पेशेंट्स यानी 19,000 पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल किया था। और इसी के चलते ये सारी बातें न्यूज में आ रही थी। काम से वापस घर आने के बाद मार्कस जब न्यूज देखता है तो उसे इसके बारे में पता चलता है। पता चलने के बाद मार्कस अपने हैकर दोस्तों से वानाक्राई रैंसमवेयर का एक सैंपल मांगता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मांगता है। उसके बाद उस सैंपल को वो अपने सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट यानी कि एक वर्चुअल मशीन काइंड ऑफ एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, जो कि वायरस, मेलवेयर या इस तरीके की चीजों को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीजें आप अपने कंप्यूटर में डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे उस वायरस से या मेलवेयर से। तो अपने सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में वानाक्राई रैंसमवेयर को रन कराने के बाद, उसको एग्जीक्यूट कराने के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स का यूज करके मार्कस उसके कोड्स को पढ़ना शुरू करता है। वो ये देखना शुरू करता है कि ये रैंसमवेयर आखिर करता क्या है स्टेप बाय स्टेप। जब वो ये चीज ऑब्जर्व करना शुरू करता है तो उसकी नजर जाती है एक चीज के ऊपर, एक ऐसी चीज जो दिखने में थोड़ी अजीब सी थी। ये जो रैंसमवेयर था वो जैसे ही किसी भी सिस्टम में आता था, अपना कोड एग्जीक्यूट करने से पहले, फाइल्स को लॉक करने से पहले वो एक अजीब से डोमेन से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। मार्कस क्या करता है कि जल्दी से वो जिस डोमेन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था वो उसको रजिस्टर कर देता है, और जैसे ही वो डोमेन रजिस्टर होता है वानाक्राई रैंसमवेयर, इतना खतरनाक रैंसमवेयर वहीं के वहीं रुक जाता है। मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम इसने ऑलरेडी अफेक्ट कर दिए थे उतने तो कर दिए, बट ये आगे किसी और को अफेक्ट नहीं करता। ये खुद को स्प्रेड कर रहा होता है बट किसी भी सिस्टम को लॉक नहीं करता, उसके फाइल्स को लॉक नहीं करता है। ये मेलवेयर एक्चुअली में करता क्या था कि जैसे ये किसी भी सिस्टम के अंदर जाता था, सबसे पहले ये खुद को एक डोमेन से कनेक्ट करने की कोशिश करता था। अगर ये उस डोमेन से कनेक्ट कर पाता था, जो कि नहीं कर पाता था क्योंकि वो एक अनरजिस्टर्ड डोमेन था, तो अगर उसका कनेक्शन उस डोमेन से नहीं होता था तो फिर वो अपने सारे कोड्स को एग्जीक्यूट कर देता था, और अगर उस डोमेन से कनेक्शन हो जाए तो वो वहीं पर रुक जाता है। हालांकि मार्कस भी इसके बारे में श्योर नहीं था, उसने ऑब्जर्व किया बट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने बस एक ब्लफ खेला था, और किस्मत ने साथ दिया और तुक्का इसका बिल्कुल सही जगह पे लग गया। कंप्लीटली तुक्का नहीं था, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, बट मार्कस भी 100% श्योर नहीं था कि डोमेन के रजिस्टर होते ही ये रैंसमवेयर वहीं पर रुक जाएगा। अब ये चीज सुनने में आपको बहुत छोटी सी लग सकती है क्योंकि ये सच में बहुत छोटी सी चीज है। मतलब इतना खतरनाक रैंसमवेयर जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था, वो एक डोमेन रजिस्ट्रेशन से वहीं के वहीं रुक गया, और कोई भी इस छोटी सी चीज के बारे में इसलिए नहीं सोच पा रहा था क्योंकि इतना खतरनाक रैंसमवेयर के कोड्स में एक इतना सिली मिस्टेक होगा ये कोई सोच ही नहीं सकता है। पर क्या सच में ये गलती थी या फिर जानबूझकर इसे वहां पे छोड़ा गया था? तो शायद इसे जानबूझ के छोड़ा गया था, ये कोई मिस्टेक नहीं था, ये कोई गलती नहीं थी। जानबूझकर इसलिए छोड़ा गया था कि अगर इन फ्यूचर ये मेलवेयर जिन्होंने इसको बनाया है उनके ऊपर बैकफायर कर जाए तो तुरंत डोमेन को रजिस्टर करके इसको रोका जा सके। ये काइंड ऑफ एक किल स्विच की तरह था, एक काइंड ऑफ स्टॉप बटन था। हालांकि इस किल स्विच के रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज है बट उनमें से कोई भी लॉजिकल नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें कवर नहीं किया है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि इतनी जल्दी मार्कस को ये कैसे मिल गया। लोग उसके ऊपर भी एलिगेशंस लगा रहे थे कि कहीं इसने ही तो नहीं बनाया था, कि पहले इसने बनाया और फिर इसे रोक दिया, तो ये भी लॉजिकल नहीं है। मार्कस बचपन से ही कंप्यूटर और हैकिंग में इंटरेस्टेड था। 14 साल की उम्र में उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उसने एक वायरस बनाकर अपने स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर
दिया था। तो बचपन से ही वो इन चीजों में लगा हुआ था, तो उसका काफी एक्सपीरियंस था मेलवेयर बनाने और उसके वर्किंग को लेकर। और ये सारा एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और लक भी काम करता है, सारी चीजें एक साथ काम करती है और वो हीरो बन जाता है अचानक से लाखों लोगों की नजरों में, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है अचानक से। और यही अनवांटेड पॉपुलैरिटी जो है वजह बनती है उसके जेल जाने की। मार्कस ने जो किया पूरी दुनिया के ऊपर उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, बट उसके खुद के ऊपर इसका एक बहुत ही बड़ा निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इस इंसिडेंट के बाद मार्कस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और 25 जुलाई 2017 को उसे लास वेगस बुलाया जाता है, द सिटी विद वन ऑफ द बेस्ट नाइट लाइफ इन द वर्ल्ड। उसे बुलाया जाता है डेफकॉन 25 के लिए, एक ग्लोबल लेवल कॉन्फ्रेंस फॉर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, हैकर्स एंड रिसर्चर्स। पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं। मार्कस अगले 7 दिन तक बहुत मजे करता है, उसे वो हर चीज मिलती है जो एंटरटेनमेंट के लिए उसे चाहिए थी। और 7 दिन मजे करने के बाद मार्कस जब वापस अपने घर जाने को तैयार होता है तो 3 अगस्त 2017 को लास वेगस एयरपोर्ट से FBI उसे अरेस्ट कर लेती है। उसके ऊपर दुनिया भर के चार्जेस लगते हैं। ये सारे चार्जेस मोस्टली उन मेलवेयर और वायरसेस के लिए थे जो उसने बनाए थे, जिसमें से एक नाम था क्रोनोस नाम के ट्रोजन का। एक ऐसा ट्रोजन जो कि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर अटैक करता था और यूजर के क्रीडेंशियल्स को चुरा लेता था, जिसका यूज करके हैकर्स बाद में उससे पैसे चुरा लेते। इसने 7 कंट्रीज के बैंक्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, इंक्लूडिंग इंडिया। ये डार्क वेब पे बहुत ही आसानी से $2000 में बिकता था। हालांकि मार्कस का इससे कोई लेना देना नहीं था। साल 2013 में मार्कस एक विनी नाम के बंदे से एक हैकिंग ग्रुप में ऑनलाइन मिला था। विनी और मार्कस की बातचीत होती है, उनकी थोड़ी दोस्ती बढ़ती है और मार्कस का पोटेंशियल देखते हुए विनी उसे कुछ काम ऑफर करता है, बदले में उसे पैसे मिलेंगे उस काम के। वो सारे काम मेलवेयर बनाने और वायरसेस बनाने के। शुरुआत में तो मार्कस को क्योंकि अच्छे पैसे मिल रहे थे और उस समय उसकी एज 18 या 19 साल के आसपास थी, उसे अच्छा लगता है ये काम। वो इस काम को शुरू करता है, काफी पैसे भी कमाता है। कुछ टाइम में धीरे धीरे विनी और मार्कस की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। और उसके बाद विनी मार्कस को एक ऐसा ट्रोजन बनाने बोलता है जिसका यूज करके बैंकिंग सिस्टम के ऊपर अटैक किया जा सके। इसी ट्रोजन का नाम था क्रोनस। मार्कस इसे बनाने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये थोड़ा खराब काम है, ये जो काम वो अब तक वो लोग कर रहे थे उससे एक लिमिट आगे का है, ये उन्हें नहीं करना चाहिए। उसके मना करने पर विनी उसे और ज्यादा पैसे ऑफर करता है, बट मार्कस फिर भी मना कर देता है। और फिर भी मना करने पर मार्कस को विनी ब्लैकमेल करना शुरू करता है कि अब तक जितने भी मेलवेयर और वायरसेस उसने बनाए हैं वो जाकर सबको पब्लिकली बता देगा कि ये उसने बनाया है। मार्कस क्योंकि उस समय टीनेज में था तो वो डर जाता है। पैसों के लिए उसने ये काम तो कर लिए, बट वो कोई क्रिमिनल नहीं था, वो डर जाता है। और डर के मारे वो फिर से मजबूर हो जाता है विनी के लिए एक ट्रोजन बनाने का, और वो क्रोनोस को बनाता है। और उसी क्रोनोस का यूज करके 7 अलग अलग जगहों पर अटैक्स हुए थे और विनी ने उसे $2000 में आराम से डार्क वेब के ऊपर बेचा था। बट क्योंकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस बात का था कि मार्कस ने उसे बनाए थे, मार्कस के ऊपर लगे सारे चार्जेस वैलिड निकलते हैं और कोर्ट उसे 10 साल की सजा सुनाती है। लेकिन क्योंकि जो काम मार्कस ने किया था WannaCry रैंसमवेयर को रोककर, उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट उसे सजा सुनाती है सिर्फ और सिर्फ 1 साल। और उसके ऊपर भी उसे बेल ग्रांट कर दिया जाता है इस कंडीशन पर कि वो आगे कुछ नहीं करेगा। वो एक रिटन एप्लीकेशन सबमिट करता है, उसके साथ ही साथ कुछ फाइन भरता है और बेल पर उसे छोड़ दिया जाता है। सिर्फ 1 साल की सजा मिली थी उसे, वो भी उसे जेल में नहीं काटनी पड़ती है क्योंकि उसने WannaCry रैंसमवेयर को रोका था और पूरी दुनिया को एक काफी बड़े हैकिंग अटैक से बचाया था। तो उसका ये एक अच्छा काम सारे बुरे कामों पर भारी पड़ जाता है और उसे कुछ नहीं होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है और वो ये कि आखिर इस रैंसमवेयर को बनाया किसने। जितनी भी बड़ी कंट्रीज आप सोच सकते हो जो थोड़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, जो इस तरीके की चीजें को एग्जीक्यूट कर सकती हैं, इन तरीके की चीजें कर सकती हैं, लाइक USA, चाइना, इंडिया, रसिया, इजराइल, जो भी आप सोच लो, वो सारी कंट्रीज इस मेलवेयर से कहीं ना कहीं अफेक्टेड थी। इनफैक्ट जिस कंट्री के हैकर सबसे ज्यादा मशहूर और मजबूत हैं, रशियन हैकर्स, आधे से ज्यादा कंप्यूटर्स रसिया के ही थे जो इन्फेक्ट हुए थे WannaCry रैंसमवेयर से। इजराइल को भी नुकसान पहुंचा था बट ना के बराबर, लेकिन इजराइल इसके पीछे नहीं था। तो फिर आखिर कौन था इसके पीछे? तो इसका जवाब है द Lazarus ग्रुप, वर्ल्ड फेमस हैकिंग ग्रुप वर्किंग फॉर नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट। इसका कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, लेकिन USA और UK की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके अलावा और भी कंट्रीज की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका यही मानना है कि इसके पीछे Lazarus ग्रुप का हाथ था। क्योंकि इसके जो कोड थे, जो WannaCry रैंसमवेयर के कोड्स थे, उसका जो कोडिंग का स्टाइल था वो कहीं ना कहीं Lazarus ग्रुप ने जो पुराने
वायरस मेलवेयर बना के साइबर अटैक्स किए हैं उनसे मैच करता था। और लेजरस ग्रुप पे ये फिट भी करता है, वो लोग ये कर सकते हैं। मॉनिटरी बेनिफिट के लिए वो लोग बहुत सारे अटैक्स आज तक दुनिया भर में कर चुके हैं। दुनिया भर के मेलवेयर और वायरसेस बनाए हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। उनका जो गवर्नमेंट है उसका एक ठीक ठाक रेवेन्यू जो है वो दूसरे देशों पर साइबर अटैक करके वहां से पैसे चुरा कर ही आता है। इंडिया के ऊपर भी उन्होंने काफी अटैक्स किए हैं, एक बार पैसे चुराने के लिए, एक बार रिसर्च पेपर चुराने के लिए। मेरे पिछली 2 वीडियोस भी इसी टॉपिक के ऊपर थी, आप जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। तो ये पूरी दुनिया भर में ऐसे काम कर चुके हैं, कभी पैसों के लिए, कभी रिसर्च पेपर चुराने के लिए, कभी किसी से बदला लेने। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हो सकता है उन्होंने ये किया हो। और अगर उन्होंने ये सब कुछ पैसों के लिए किया था तो उस समय के हिसाब से जितने बिटकॉइन उन्हें मिले थे उसकी वैल्यू उस समय थी $1,30,000। अब उन्होंने संभाल के रखा होगा वो सारे बिटकॉइंस तो अलग बात है, वरना वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए थे। और मार्कस ने जब डोमेन को रजिस्टर किया था और WannaCry रैंसमवेयर को रोक लिया था तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी इसे फिर से एक्टिवेट कराने की। उन्होंने DDoS अटैक परफॉर्म किया था डोमेन के ऊपर, जिसमें होता क्या है कि बहुत सारा अनवांटेड ट्रैफिक किसी एक वेबसाइट के ऊपर आने लगता है, जिससे वेबसाइट डाउन चली जाती है। और जैसे ही वेबसाइट डाउन जाएगी तो फिर से वो WannaCry रैंसमवेयर अपने डोमेन से कनेक्ट नहीं कर पाता और फिर से काम करने लगता है। बट मार्कस और बाकी टीम ने और बाकी साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज ने, एक्सपर्ट्स ने मिलकर इससे बचा लिया। उन्होंने शायद कोई अच्छा CDN यूज किया होगा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो हेल्प करता है किसी भी वेबसाइट को अच्छे से स्मूथली रन करने पे जिसपे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो। इसलिए चाह के भी नॉर्थ कोरिया के हैकर्स कुछ कर नहीं पाते हैं। डोमेन आज भी एक्टिव है और मार्केट के ऊपर आज भी प्रेशर बना हुआ है उस डोमेन को अच्छे से चलाते रहने का। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए पैच निकाल दिया है, बट अगेन वही, बहुत सारे लोग पायरेटेड विंडोज यूज करते हैं, बहुत सारे लोग अपडेट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग पुराना विंडोज यूज कर रहे हैं। पुराने विंडोज के लिए भी अपडेट बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला था, विंडोज XP और विंडोज 93 ये सब के लिए। बट कितने लोगों ने अपडेट किया, कितने लोगों ने नहीं, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं। सिस्टम अपडेट को लोग बस UI UX चेंज करने का एक तरीका समझते हैं कि नया एंड्रॉइड आएगा, नया UI आएगा तो चेंज करेंगे तो फोन में, कंप्यूटर में कुछ नया देखने मिलेगा। सिक्योरिटी अपडेट से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता है। आप अगर चेक करोगे तो 10 में से 8 आदमी का सिक्योरिटी अपडेट पेंडिंग पड़ा होगा और बाद में फिर कुछ हो जाता है तो फिर लोग पछताते हैं। तो पछताने से बेहतर है कि आप थोड़ा अपडेटेड रहो, थोड़ा सिक्योर रखो खुद को और थोड़ा अपना कॉमन सेंस और दिमाग का यूज करो। पायरेटेड चीजें नहीं यूज करनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर, विंडोज, कुछ भी हो, मत यूज करो। पायरेटेड सॉफ्टवेयर इनफैक्ट और ज्यादा खतरनाक है। उस सॉफ्टवेयर के साथ आपको कौन क्या लगा के दे रहा है, उसके अंदर कौन सा एग्जीक्यूटेबल फाइल है, कौन सा वायरस है, कौन सा मेलवेयर है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आप जैसे ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे वो आपसे वहां पे पूछता है, विंडोज हो या मैक ओएस हो या कोई भी हो, कि क्या आप इस सोर्स को, इस प्रोग्राम को ट्रस्ट करते हो, और आप आराम से वहां पे जल्दी में यस कर देते हो। और जैसे ही आप यस करते हो वहां पे वो सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल होता है बट उसके साथ बैकग्राउंड में और क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है पता नहीं। तो अगर जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर मत यूज करो। लोग इंस्टाग्राम का पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, GB व्हाट्सएप यूज करते हैं, बहुत सारे दुनिया भर के फ्री में मूवीज देखने के लिए, वेब सीरीज के लिए। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे कौन उनकी प्रोफाइल विजिट कर रहा है ये चेक करने के लिए लोग पायरेटेड इंस्टाग्राम और पायरेटेड व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। उसके बाद उनके प्राइवेट डाटा जब इंटरनेट पे आते हैं तो फिर वो रोते फिरते हैं। तो ये सब से बचो जितना हो सके। मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने इनके बारे में बताया है। सोशल मीडिया हैकिंग के ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें सारे स्टेप्स मैंने बताए कि कैसे हैकर सोशल मीडिया को हैक करते हैं, क्या तरीके वो यूज करते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।